Hello, people! I welcome you back on your favorite YouTube channel, Only Lectures. So, how have you been? Huh? Long time no see. क्या सर बोले, कल ही तो देखे थे यार। 24 घंटे हो गए ना यार, तुम लोगों को मालूम नहीं है। यार हो तुम लोग, मेरा याद आती है यार तुम लोगों की। तो क्या हाल है जानवरों? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? कर रहे हो? मजे आ रहे हैं? कैसा लग रहा है अपना शो? आप लोग बताओ, आपकी चल रही है ना पढ़ाई? यार देखो, एक गुजारिश है तुम लोगों से हाथ जोड़ के कि अपन जो डेली बेसिस पे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी लेक्चर्स हम कर रहे हैं, इसको घर जाकर तुरंत या फिर सोने से पहले जरूर खत्म कर लो, रिवाइज कर लो और साइड में पटक दो। इसके बाद क्या है ना, बार बार देखने की झंझट ही नहीं है, क्योंकि एसपी उतना टेक्निकल नहीं है जितना लोग समझते हैं। मैं तुमको बता रहा हूं, एक बार तुम लोगों को लॉ समझ में आने लगा ना, एक बार तुम लोग ग्रास्प करने लगे ना, उसके बाद इट्स अ केक वॉक फॉर यू। ट्रस्ट मी ऑन दिस। मानते नहीं हो तुम लोग। अब भाई क्या है, पढ़ाई करेंगे 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 ना? चल शुरू करते हैं फिर। तो क्या लास्ट लेक्चर में क्या देखा था हमने? लास्ट लेक्चर हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी खत्म कर दिया था। क्या क्या देखा था जॉइंट स्टॉक कंपनी में? जॉइंट स्टॉक कंपनी में हमने देखा था कि भाई कितने तरह के बिजनेस फॉर्म्स होते हैं, है ना, कितनी तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कितनी तरह की कंपनीज होती हैं, कितनी कंपनीज की स्पीशीज होती हैं, कंपनी कैसे क्या वर्क करती है, क्या क्या काम होता है, कौन मैनेज करता है ना। तो ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। आज क्या करने वाले हैं अपन? आज अपन शुरू करने वाले हैं अपना थर्ड चैप्टर। क्या है बताओ थर्ड चैप्टर? सर फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी समझ में ही नहीं आता, कितना टेक्निकल है, कितने सारी अजीब अजीब टर्म्स हैं, कितनी सारी टेक्निकल टर्म्स हैं। अरे मेरी जान, मैं आ गया हूं ना, सब ठीक कर देंगे अपन। बिल्कुल इतने प्यार से समझेंगे ना ये चैप्टर, सारी टेक्निकल चीजें क्लियर करेंगे। जो भी दिक्कत है, जो भी क्वेरीज है, आप मेरे को बताओ, मैं बैठा हूं ना, अपन निपटेंगे साथ में मिलके। तो एक बार देखो आज अपन लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, मतलब क्या क्या टॉपिक देखने वाले हैं आज अपन इस चैप्टर में। ये मैंने अपना थोड़ा सा होमवर्क करके आया हूं। तो ये क्या है, पहला टॉपिक अपना रहेगा भाई स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। फिर उसके बाद अपन देखेंगे कि भैया प्रमोशन क्या होता है, भाई प्रमोटर कौन होता है, उसके रोल्स क्या होते हैं, स्टेप ऑफ प्रमोशन क्या होता है, कैसे प्रमोट करता है कंपनी को अपने, इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है कंपनी का। फिर उसके बाद इनकॉर्पोरेशन के बाद जो हमको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है उसमें क्या क्या कंटेंट होता है, ठीक है। फिर उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के क्या क्या इंपॉर्टेंस है ये देखेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आज हम एक एक करके कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब मेरे को क्या लगता है ना, मेरे हिसाब से कंपनी क्या है, कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है ना। अब कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जिसकी अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, सेपरेट लीगल स्टेटस है, और उसके साथ साथ उसका परपीचुअल सक्सेशन है। ये सारे वर्ड्स हम लोग अपनी पुराने चैप्टर में देख चुके हैं कि भाई सेपरेट लीगल एंटिटी है, आर्टिफिशियल पर्सन है, एक एक वर्ड को डिटेल में पढ़ा है हमने। परपीचुअल सक्सेशन है, उसके अलावा उसके पास अपनी खुद की एक कॉमन सील है। तो ये सब क्या है, ये कंपनी के फीचर्स हैं। अब इसमें आर्टिफिशियल पर्सन है मतलब नेचुरल नहीं है, उसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी है मतलब अपने मेंबर्स से डिस्टिंक्ट है ना। परपीचुअल सक्सेशन है। अब देखो धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस खड़ी करी, इतना आगे बढ़ाया, इतनी हाइट्स पे लेके गए, गुजर गए। अब उसको कौन संभाल रहा है? उनके बेटे संभाल रहे हैं, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। इसके बाद अब उनके बच्चे संभालेंगे। तो ये क्या हो रहा है
किसी मेंबर के या ओनर के या प्रमोटर के या शेयर होल्डर के जाने से कंपनी बंद हुई क्या? नहीं, कंपनी गोज ऑन। यानी अगर कोई मेंबर नहीं भी रहा तो कंपनी चलती रहेगी, कंपनी चलती रहेगी, मेंबर्स आते जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी क्या है, कंपनी नहीं बंद होगी। उसके बाद भाई उसका कॉमन सील होता है उसके पास, यानी कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन ना, हमारी तरह जाके वो कहीं साइन नहीं कर सकती, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। तो अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगी, कोई प्रॉपर्टी खरीदेगी अपने नाम पे या फिर कोई ट्रांजैक्शन करेगी, तो उसको साइन तो लगेगा ना। तो उस साइन को हम कहते हैं कॉमन सील, जो कि होता है कंपनी का साइन। ठीक है, अब ये हमने कुछ जनरल फीचर्स देख लिए कंपनी के, लेकिन ये कंपनी शुरू कैसे होती है, शुरू करता कौन है, तो ये अपन देखेंगे, और कैसे फॉर्म होती है कंपनी ये भी देखेंगे। तो पहली जो हमारी टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं आज, वो है ये स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन, कि भैया क्या क्या फॉर्म करने की क्या क्या स्टेज होती है। तो बेसिकली 3 स्टेज होती हैं कंपनी फॉर्म करने की। ठीक है, अब कंपनी फॉर्म करना ना, इट्स नॉट एन इजी टास्क, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, इट्स अ वेरी 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 कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज, बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं। इट्स नॉट एन इजी टास्क। उसके बाद बहुत सारे ना ऐसे आपको ऐसा नहीं है कि आपको आइडिया आ गया और आपकी कंपनी बन गई, ऐसा नहीं होता। तो ये जो फॉर्मेशन है इसके 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहला क्या है, पहला है प्रमोशन, पहले प्रमोशन है, फिर इसके बाद आता है इनकॉर्पोरेशन, फिर इसके बाद आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये 3 स्टेजेस हैं। इन 3 स्टेजेस को हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे कि भाई ये 3 स्टेजेस होती क्या है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भाई प्रमोशन क्या होता है। ठीक है, प्रमोशन ऑफ अ कंपनी इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन, सबसे पहला स्टेज है। अब प्रमोशन मतलब होता क्या है, इट बिगिंस विथ somebody having discovered a potential business, यानी एक बिजनेस आइडिया आया उसके दिमाग में, बहुत पोटेंशियल बिजनेस आइडिया आया, और ये प्रमोशन का फर्स्ट स्टेप है कि भाई मेरे दिमाग में एक बिजनेस प्लान आया है, मैंने सोचा है कि आज ना मैं एक कंपनी बनाऊंगा जिसको मैं बहुत आगे लेके जाऊंगा। मैंने सोच लिया, मेरे सोचने से कंपनी बन गई क्या? जी नहीं, आई विल हैव टू डू many formalities, जैसे if such person or group of person or company proceed to form a company, then they are said to be promoters। खैर ये तो promoters है। promoters क्या होता है, जैसे मैं अगर कोई कंपनी खड़ी कर रहा हूं तो मैं जो बंदा कहलाऊंगा वो प्रमोटर होगा। भैया आप अपार्ट फ्रॉम कंसीविंग अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, a promoter analyzes its prospects and bring the man, material, machine, managerial active abilities and financial resources and set the organization going। यानी कि भाई सिर्फ सोच लिया इससे कंपनी नहीं बन जाती है, he'll have to conceive the opportunity। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, हमारे दिमाग में भी बहुत सारे बिजनेस आइडियाज आते हैं, लेकिन हम में से कोई बिजनेसमैन है क्या? हाँ बताइए। हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं कि यार अगर मैं ये कर लूं तो भाई ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये कर लिया तो इतना इतना प्रॉफिट बनेगा, ये कर लिया तो मैं अमीर हो जाऊंगा। लेकिन हम कर पाते हैं क्या? सिर्फ सोच लेने से हम कंपनी नहीं बनाते। आपको आपका बिजनेस आइडिया अगर आपका आया है और आपको लगता है कि इसमें पोटेंशियल है, आपको लगता है कि लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आपको लगता है कि ये मेरा जो बिजनेस प्लान है ये बहुत बड़ा बिजनेस साबित होगा आगे जाके, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को कंसीव करते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं एंड उसके लिए आगे बढ़ते हैं। और क्या करते हैं भाई, जो भी
चीजें हैं उन चीजों को एनालाइज करते हैं, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स लगने वाली हैं, मैन लगने वाला है, मटेरियल लगने वाला है, मशीन लगने वाली है, उसके अलावा आपके फाइनेंशियल जो आपको फाइनेंस लगेगा, पैसा लगने वाला है, बहुत सारी चीजें लगने वाली हैं। आपने एनालाइज किया कि ये सारी चीजें कहां से आएंगी, ये सारी चीजें मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगा, और आपने उस चीज को मैनेज कर लिया। यानी आपने आपके आइडिया को आपने प्रोसेस में ला दिया और उस चीज को खड़ा कर दिया, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर ली। इस चीज को कहते हैं हम प्रमोशन, कि अपने आइडिया के लिए वर्क करना इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, जिसको हम प्रमोशन बोलते हैं। ठीक है भाई, अब हमने देखा कि प्रमोशन तो हो गया। ये प्रमोशन कर कौन रहा है? प्रमोशन कर रहा है हमारा प्रमोटर। अब देखते हैं ये प्रमोटर होता कौन है। प्रमोटर होने के लिए ना आपको 3 ऐसी कंडीशंस हैं जो फुलफिल करना जरूरी है। 3 में से अगर आप कोई एक में भी फॉल करते हैं तो आप प्रमोटर कहलाते हैं। ठीक है, यानी तीनों कंडीशन आपको मैंडेटरीली जरूरी नहीं है उसमें फॉल करना। अगर आप उन 3 कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन में भी बैठते हैं तो फिर आप प्रमोटर हैं। आओ देखते हैं क्या है 3 कंडीशंस। सबसे पहली कंडीशन क्या है ना, सबसे पहली कंडीशन यह है कि प्रमोटर वो बंदा है जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में या फिर कंपनी के एनुअल रिटर्न्स में लिखा हुआ है, मेंशन्ड है। अब भाई ये 2 वर्ड्स बोल दिए सर आपने, हमको तो पता ही नहीं है ये क्या होते हैं, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एनुअल रिटर्न तो खैर एनुअल रिटर्न तो पता होगा आप लोगों को, एक ग्लिम्स दे दूंगा मैं। बट ये प्रोस्पेक्टस क्या बोला यार, ये क्या नया ला लिया आपने? प्रोस्पेक्टस नहीं सुना? कोई बात नहीं, प्रोस्पेक्टस हमको ना आने वाला आगे वाले चैप्टर में एक पूरा ना एक टॉपिक है प्रोस्पेक्टस का, प्रोस्पेक्टस के क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्यों प्रोस्पेक्टस दिया जाता है। अभी के लिए ये समझो कि प्रोस्पेक्टस क्या है ना, प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है। जब भी कोई पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स ऑफर करती है पब्लिक को कि भाई आओ हमारे शेयर्स खरीदो, तो पब्लिक को कैसे पता चलेगा? एक एक के कान में जाके बोलेगी क्या, हाँ सुनिए ना हम लोग शेयर बेचने वाले हैं, हाँ सुनिए ना हम लोग शेयर बेचने वाले हैं, हमको पैसा दे दो और हमसे शेयर ले लो। ऐसा करेगी ये कंपनी? ऑफ कोर्स नहीं करेगी। कैसे पता चलेगा लोगों को कि कंपनी भाई शेयर्स निकालने वाली है मार्केट? तो कंपनी क्या करती है ना, एक डॉक्यूमेंट बनाती है जो प्रोस्पेक्टस होता है, और इस डॉक्यूमेंट को पब्लिक में सर्कुलेट करती है ताकि पब्लिक को पता चल जाए कि हाँ भाई वी आर विलिंग टू ऑफर आवर शेयर टू द पब्लिक। तो ये जिस डॉक्यूमेंट के माध्यम से ये प्रोसेस करती है कंपनी, उसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस। ठीक है, इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट जो पब्लिक को दिया जाता है कि भाई हाँ हम अपने शेयर्स ऑफर करने वाले हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज आइए और हमसे शेयर्स खरीद लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद ये आपको ये एक कंडीशन हो गई कि आपका नाम प्रोस्पेक्टस में या एनुअल रिटर्न में है कंपनी की। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि आप जो हैं, आप कंपनी के अफेयर्स को ना कंट्रोल कर रहे हैं। आप कंपनी के जो अफेयर्स हैं वो आपके कंट्रोल में है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, कैसे भी हो। अब आप चाहे उसको शेयर होल्डर की कैपेसिटी में कर रहे हैं, डायरेक्टर की कैपेसिटी में रहकर कर रहे हैं, या फिर किसी और भी कैपेसिटी में रहकर कर रहे हैं, लेकिन अगर कंपनी के अफेयर्स, जो कंपनी के जो डिसीजन मेकिंग होती है, जो कंपनी की दीगर चीजें होती हैं, जो कंपनी का वर्क होता है, जो कंपनी के मैनेजमेंट होता है, ये अगर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके कंट्रोल में है, सो यू आर कंसीडर्ड एज अ प्रमोटर। आई बात समझ में? तो ये 2 कंडीशंस हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन हम पढ़ने वाले हैं। देखो, किसी भी प्रमोटर को ये दोनों कंडीशन फुलफिल करना जरूरी नहीं है। इनमें से अगर कोई एक कंडीशन भी वो फुलफिल कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वो प्रमोटर कहलाएगा। अब हमारी जो तीसरी कंडीशन है, क्या है हमारी तीसरी कंडीशन? कि भाई किसी कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, किसी कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, दे आर अकस्टम्ड
दे आर अकस्टम टू एक्ट ऑन द डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन या फिर एडवाइस, दे आर अकस्टम टू एक्ट ऑन एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पर्सन। यानी ये जो बंदा है ये डायरेक्टर्स को बोल रहा है, डायरेक्टर्स को एडवाइस दे रहा है, डायरेक्टर्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, एंड डायरेक्टर्स आर अकस्टम टू एक्ट, यानी कि डायरेक्टर को वो चीज करना ही पड़ेगा जब ये बंदा कुछ बोल रहा है। तो हमारा ये बंदा क्या कहलाएगा? हमारा ये बंदा डायरेक्टर कहलाएगा। थोड़ा और इजी करके दूं, एक डायग्राम बनाए भाई। मान लो ये एक बंदा है, अब इस कंपनी को मान लो ये एक्स लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड में जो डायरेक्टर्स हैं, अब एक्स लिमिटेड के जो डायरेक्टर्स हैं ये क्या कर रहे हैं? ये बंदा इनको क्या कर रहा है? एडवाइस दे रहा है, ठीक है, या फिर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, या फिर और इंस्ट्रक्शन दे रहा है, एडवाइस दे रहा है और इनको डायरेक्शन दे रहा है। अरे चल जा भाई, इनको क्या डायरेक्शन दे रहा है। और हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं दे आर अकस्टम्ड टू एक्ट, कि भाई जो भी हमको ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह मिले हैं हमको ये फुलफिल करना पड़ेगा, हमको ये पूरे करना पड़ेगा। तो अब ये जो बंदा कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा प्रमोटर, क्योंकि इसके इशारों में किसी और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो अकस्टम टू एक्ट है, मतलब वो उनको अगर ये बंदा बोलेगा कि भाई मेरे को ये काम चाहिए, मेरे को मैनेजमेंट में ये ऑल्टरेशन चाहिए, मेरे को ये काम पूरा होना चाहिए और जो काम की प्रोसीजर है वो इस तरीके से ही होना चाहिए, तो ये जो बंदा कहलाएगा ये कहलाएगा प्रमोटर। ठीक है, हमने समझ लिया कि भैया प्रमोटर कौन होता है। प्रमोटर, अगर प्रमोटर की कैटेगरी में आना है तो ये तीन में से कोई एक भी कंडीशन अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप प्रमोटर कहलाते हैं। क्या क्या कंडीशन थी? पहली कंडीशन थी कि भैया प्रोस्पेक्टस और एनुअल रिटर्न, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में कंपनी के अगर आपका नाम है तो आप प्रमोटर हैं। आपका नाम है मतलब एज अ प्रमोटर, एज अ जिसने ये कंपनी बनाया है, अगर वैसे आपका नाम है तो आप ऐसा नहीं कि प्रोस्पेक्टस में कुछ भी नाम लिख दिया और आप प्रमोटर बन गए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद कंपनी के अफेयर्स में यू हैव द कंट्रोल ऑन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली ऑन द कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर और डायरेक्टर या फिर कोई और कैपेसिटी में। ठीक है, ये दो कंडीशंस हैं। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि ऑन द इंस्ट्रक्शन एडवाइस या फिर डायरेक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ऑफ दिस पर्सन, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर अकस्टम्ड टू एक्ट। है ना भैया, ये तीन कंडीशंस थी जिनमें से किसी एक को भी अगर कोई बंदा फॉलो करेगा या फुलफिल करेगा तो वो प्रमोटर कहलाएगा। लेकिन देयर इज अ बिग BUT बट वाला, ओके, हाँ, देयर इज अ बिग बट person assisting promoter in professional capacity would not be considered as a promoter। कोई बंदा अगर अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में प्रमोटर को असिस्ट कर रहा है तो वो प्रमोटर नहीं कहलाएगा। ठीक है, बस ये एक चीज थी, हमने जान लिया भैया प्रमोटर क्या होता है अपना। ठीक है, हमने पहली स्टेज देख ली कि भाई प्रमोशन क्या होती है।
प्रमोशन कौन करता है? प्रमोशन करता है प्रमोटर। अब प्रमोटर भी देख लिया हमने कि प्रमोटर कौन होता है। अब हम देखते हैं कि भाई प्रमोटर की रोल क्या होता है, प्रमोटर की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, एज अ प्रमोटर उसको क्या क्या करना होता है। ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग ही विल हैव टू डू इज टू कम्स अप विद एन आइडिया। क्या है कि बिजनेस क्या करने वाला है, वो क्या स्टार्ट करने वाला है, क्या बिजनेस होने वाला है। तो ही हैव टू कम अप विथ एन आइडिया। फिर उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या होंगे बिजनेस के, क्या करूंगा मैं अपने बिजनेस में। भैया जो भी अमाउंट है, कैपिटल जो भी मेरे को लगने वाला है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, पैसा लगेगा ना, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो वो जो पैसा स्टार्ट करने वाला है वो कितना लगना है, कैसे आना है। फिर उसके बाद भाई स्केल देखना पड़ेगा बिजनेस का कि भाई मेरे पास जितना पैसा है उतनी, मतलब जो मैंने स्केल डिसाइड किया है बिजनेस की, उतना पैसा है कि नहीं है मेरे पास, मैं पैसा कहाँ से लाने वाला हूँ, जितना पैसा लाऊंगा उतना फुलफिल होगा या नहीं होगा जिस हिसाब से मैंने अपना बिजनेस प्लान स्ट्रक्चर किया है। ठीक है, ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, पहले फाइनेंशियल प्लान बनाया जाता है, फिर उसके बाद स्केल ऑफ द बिजनेस डिसाइड किया जाता है। ठीक है, कि भाई पहले फिर एक प्रोसीजर ये भी है कि भाई पहले हमने स्केल डिसाइड कर लिया अपना बिजनेस का कि भाई इतना इतना बिजनेस हमारा होने वाला है, उस हिसाब से फिर हमने इन्वेस्टर्स को अप्रोच किया कि यार हम ना इतना इतना सोच रहे हैं, ये हमारे आइडियाज हैं, इफ यू थिंक दैट इट इज गोइंग टू वर्क प्लीज इन्वेस्ट। दिस इज हाउ ऑल दिस प्रोसेस इज डन। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट करना होता है प्रमोटर को जो कंपनी के होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था। अब ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, ये भी हमने हमारे बेसिक में देखा था, बेसिक्स ऑफ एसपी में जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज का हमने वीडियोस देखा था सबसे पहले, उसमें हमने एक थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन किया था कि भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। ठीक है, अब इसके लिए ना हम आगे और इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि इसके क्या क्या कंटेंट होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, ये सब आगे आने वाला है। लेकिन अभी हमको फॉर द टाइम बीइंग हमको जितनी नीड है उतना हमको पता है कि भाई एमओए क्या होता है और एओए क्या होता है। तो ये कौन प्रिपेयर करेगा, ये प्रमोटर प्रिपेयर करेगा। उसके बाद क्या है भाई, इन्वेस्टर को अप्रोच करेगा कि यार पैसे चाहिए, बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा ये आइडिया है, ऐसे ऐसे हम बिजनेस करने वाले हैं, तो देख लो, समझ में आ रहा है तो पैसे दे दो, है ना भैया। अब देखो, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, तो जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, याद है हमने पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में क्या होता था कि मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों एक ही हाथ में होती थी। अगर सोल ट्रेडिंग कंसर्न है तो जो सिंगल बंदा जो बिजनेस चला रहा है वही मैनेज भी करेगा और वही ओन भी करेगा, ओनर भी वही है, मैनेजर भी वही है। उसके अलावा हमने देखा था पार्टनरशिप में, तो भाई पार्टनरशिप में क्या था कि पार्टनर्स जो थे वही मैनेजमेंट संभालते थे, पार्टनर्स जो थे वही ओनर्स थे। लेकिन हमने कंपनी के बारे में क्या देखा था, कंपनी में था कि भाई ओनरशिप और मैनेजमेंट जो है ना वो एक हाथ में नहीं है, वो दोनों अलग अलग हाथों में। यानी प्रमोटर्स या शेयर होल्डर्स या मेंबर्स ये लोग ओनर्स हैं, लेकिन इनके हाथ में मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट किसके हाथ में है, मैनेजमेंट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। ठीक है, हमने देखा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनको शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं टू कंडक्ट द मैनेजमेंट एक्टिविटीज इन द कंपनी, है ना। तो अब ये यहां पे हमारा जो ये पॉइंट है ये यही कह रहा है कि भैया जब हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तब हमको मैनेजमेंट तो लगेगा ना। हम एज अ प्रमोटर इन द कैपेसिटी ऑफ प्रमोटर या फिर इन द कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर हम कंपनी को मैनेज तो नहीं कर सकते, तो हमको मैनेजमेंट के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो लगेंगे ना। तो अब यहां पे क्या करते हैं प्रमोटर्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अपने प्रमोटर्स का नाम भी लिखते हैं, अपने डायरेक्टर्स का नाम भी लिखते हैं कि जो जो डायरेक्टर्स होने वाले हैं। लेकिन इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन आवर कंट्री
कि जो प्रमोटर्स होते हैं ना, दे ऑफन नॉमिनेट देमसेल्व्स एज द फर्स्ट डायरेक्टर्स, भले ही फिर वो बाद में चेंज हो जाएं या भले ही फिर एक कमेटी बना दें और फिर वो कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करे, वॉट एवर आगे जो भी होगा, लेकिन ऑफन इन आवर कंट्री प्रमोटर्स जो होते हैं दे नॉमिनेट देमसेल्व्स एज अ फर्स्ट प्रमोटर। तो देखो कि प्रमोटर ऑफन नॉमिनेट देमसेल्व्स एज फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, एंड उसके बाद हमारा सिक्स्थ स्टेप क्या है, यार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है तो मेरे को ये बताओ कि पैसा कौन लगाएगा। कंपनी को अगर बनना है तो कंपनी तो बनी नहीं है अभी, पैसा कौन लगाएगा, प्रमोटर। लेकिन सर प्रमोटर का तो फिर नुकसान है ना, क्योंकि आपने बोला था कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, प्रमोटर एंड कंपनी आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि इनकी जो लाइबिलिटी है ये अनलिमिटेड नहीं है, इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। जितना भी ये लोग पैसा, जितने एक्सटेंट तक इन्होंने पैसा नहीं दिया है, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि इन लोगों का जो पैसा लगा कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में, कंपनी को खड़ा करने में, ये तो डूब गया। समझो प्रमोटर्स क्या करते हैं ना, प्रमोटर्स एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, और इन कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं, इन कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट या फिर प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, यानी इसके नाम से ही समझो ये क्या चीज है कि भाई कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के पहले ही हम वी हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी। कंपनी के बिहाफ में प्रमोटर्स एंटर करते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। कि प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि भाई हम कंपनी खड़ी कर रहे हैं तो हमको वर्क प्लेस लगेगा, हमको ऑफिस लगेगा, हमको मैनेजमेंट लगेगा, हमको प्रेमाइस लगेगा, तो ये सारा खर्चा कौन बेयर करेगा, अल्टीमेटली कंपनी करेगी, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कौन कर रहा है, प्रमोटर्स कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रमोटर्स क्या करते हैं, किसी थर्ड पार्टी के साथ ऐसा प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं और ये सारी चीजें खड़ी करते हैं कंपनी के लिए कि प्रेमाइस बना लिया, ऑफिस बना लिया, ऑफिस स्टाफ रख लिया, ठीक है। अब जब कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ड्राफ्ट करने के लिए पैसे लगते हैं, उसको आरओसी को सबमिट करने के लिए पैसे लगते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को सब बनाने के लिए, ड्राफ्ट करने के लिए पैसे लगते हैं, तो ये सारे एक्सपेंसेस कौन बेयर कर रहा है, इनिशियली प्रमोटर्स कर रहे हैं, बट वंस द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी reimburse all the amount the promoter has spent on the corporation of the company। भाई थर्ड पार्टी के साथ तू कॉन्ट्रैक्ट में आया था कंपनी के नाम पे, ठीक है, तेरा कोई पैसा लगा कंपनी के नाम पे, ठीक है, कंपनी इज गोइंग टू reimburse all that amount once it's incorporated, ठीक है। तो देखो ये यही कह रहा है कि एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ थर्ड पार्टी बिफोर इनकॉर्पोरेशन, कौन करता है, प्रमोटर करता है। इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट को अपन क्या कहते हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट या फिर और प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है, दे हैव फिड्यूशरी ड्यूटी टुवर्ड्स द कंपनी, यानी ये फिड्यूशरी ड्यूटी क्या है, फिड्यूशरी को ना एक बहुत प्यारे तरीके से याद रखना, फिड्यूशरी इज बेसिकली ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। भाई फिड्यूशरी क्या है, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, यानी promoters shall act in such a manner as to protect and promote the interest of proposed company। अब ये proposed company वर्ड यूज हुआ है, इसको सुन के कंफ्यूज मत होना, proposed company वही है जो आगे जाके इनकॉर्पोरेट होने वाली है, जिसके लिए प्रमोटर इतनी मेहनत कर रहा है, जिसके लिए प्रमोटर इतनी भागदौड़ कर रहा है, ठीक है। proposed company वही है जिसको वो इनकॉर्पोरेट करने वाला है।
तो यहां पे उसको he'll have to act in such a manner कि वो प्रोटेक्ट करे और प्रमोट करे किसको, जो कंपनी इंकॉर्पोरेट होने वाली है उसके इंटरेस्ट को। ठीक है, यानी कि दे विल हैव टू डिस्क्लोज देयर पर्सनल इंटरेस्ट। अगर उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है while incorporating this company, while raising money on behalf of this company, अगर इसमें उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है तो फिर उनको ये चीज डिस्क्लोज करनी होगी। पर्सनल इंटरेस्ट एज इन कि भाई मैं कंपनी के नाम पे पैसा तो उठा रहा हूं, लेकिन मैं ये कंपनी के नाम पे पैसा उठाया हुआ किसी और बिजनेस में लगा दूंगा, या फिर इसी तरह से और कोई उनका पर्सनल इंटरेस्ट है, तो ये सब उनको क्या करना पड़ेगा, ये सब उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। किसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा? प्रमोटर्स को डिस्क्लोज करना होगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है देखो, they will have to disclose their personal interest if any while transacting on behalf of proposed company। ठीक है, इसके बाद क्या है, कंपनी कंपनसेट द अमाउंट स्पेंड बाय प्रमोटर। अभी बताया मैंने कि भैया आपका जो भी पैसा लगा है कंपनी के बिहाफ में, कंपनी विल कंपनसेट इट, कंपनी विल रिएम्बर्स इट। ठीक है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टेक्स चार्ज ओवर मैनेजमेंट as soon as the company is incorporated। भाई कंपनी बन गई और जैसे ही कंपनी बनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने चार्ज ले लिया, अपना मैनेजमेंट संभालने लगे। और जब बोर्ड प्रमोटर्स अपने आप को फर्स्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट करते हैं, यानी कंपनी के जब वो फर्स्ट डायरेक्टर्स बनते हैं, तो व्हेन दे टेक द मैनेजमेंट डिसीजंस, व्हेन दे टेक मैनेजरियल डिसीजंस, दे डू इट ऑन द कैपेसिटी ऑफ, इन द कैपेसिटी ऑफ, बताओ, अरे बोलो, इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर्स, नॉट प्रमोटर्स। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखते हैं कि भाई ये कंपनी में क्या क्या है, प्रमोशन के स्टेप्स क्या हैं, कैसे प्रमोट करते हैं। ठीक है, स्टेप्स इन प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। भाई ही कम्स अप विद एन आइडिया और सजेस्ट अ बिजनेस एक्टिविटी। कौन आता है? प्रमोटर। ये हमने देखा कि भाई आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस एरिया में जाने वाले हो, आपको सारे फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे, आपको स्कोप देखना पड़ेगा बिजनेस का, आपको कंपटीशन देखना पड़ेगा मार्केट में कितना है कि नहीं। ठीक है, आपके फैक्टर्स कितने अवेलेबल हैं, जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो वो फैक्टर्स मार्केट में अवेलेबल हैं कि नहीं है। अब मान लो आपने कोई मशीन डाली जिसका ऐसा काम है कि यार किसी चीज का प्रोडक्शन का काम है, लेकिन उस चीज का चलन है ही नहीं यहां पे, उस चीज का कल्चर ही नहीं है यहां पे, तो ये चीज आप देखोगे कि नहीं देखोगे, मार्केट फैक्टर देखोगे कि नहीं देखोगे कि यार सही से मैंने जो अपना बिजनेस डाला है, ये मैंने इसमें जितना पैसा लगाया है, मेरे को इसमें आउटपुट मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, मैं प्रॉफिट करने वाला हूं कि नहीं करने वाला हूं, यहां का जो मार्केट फैक्टर है, ये मैंने जो बिजनेस प्लान किया उस हिसाब से बैठता है कि नहीं बैठता है। तो ये सारी चीजें क्या है, वो अपने बिजनेस आइडिया को इवॉल्व करता है, या फिर बिजनेस आइडिया इस हिसाब से डेवलप करता है कि सारे मार्केट फैक्टर्स हैं, जो स्कोप है बिजनेस का, वो सारे कंपैटिबिलिटी मैच होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी सोचा, कुछ भी बिजनेस उठाया और शुरू कर दिया। अब भाई देखो, दुबई में पानी महंगा है क्योंकि वहां पानी नहीं है, अपने इंडिया में पानी सस्ता है क्योंकि यहां पानी ही पानी है। अब मान लो कि वहां पे जाकर मैं पानी का बिजनेस स्टार्ट करता हूं, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने दिमाग में बिजनेस आइडिया डेवलप किया जो वहां की मार्केट कंडीशन के हिसाब से कंपैटिबल था, है ना, क्योंकि वहां पे पानी नहीं है। तो अगर मैं वहां पे पानी का बिजनेस करता हूं तो इट इज गोइंग टू बी वेरी प्रॉफिटेबल फॉर मी। वहीं अगर मैं एक और अपनी ऑयल माइन चालू कर देता हूं, या फिर अपने जो तेल निकलता है वहां पे, मैं तेल का ही काम शुरू कर देता हूं, तो बताओ मेरा बिजनेस उतना चल पाएगा क्या? हो सकता है चल भी जाए, लेकिन ज्यादा प्रॉफिटेबल क्या है, वहां पे पानी शुरू करना या फिर
ऑयल शुरू करना, ऑफ कोर्स पानी शुरू करना, ठीक है। तो भाई हमको बिजनेस फैक्टर्स देखने होते हैं, स्कोप देखना पड़ता है, कि कंपटीशन देखना पड़ता है, कंपटीशन कितना है मार्केट में, अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर देखना पड़ता है कि भैया देखो सारे फैक्टर्स अवेलेबल हैं कि नहीं है, भैया एप्लीकेबल लॉज देखना पड़ता है, क्या क्या एप्लीकेबल लॉज हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस दे प्रिपेयर अ बिजनेस प्लान। दे हु, जब भी मैं दे बोलूं, दे आर प्रमोटर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। फिर भाई बिजनेस प्लान के हिसाब से अपना एक फाइनेंशियल प्लान बनाएगा प्रमोटर कि क्या क्या है यार, देखूं जरा क्या कितना मेरा जो बिजनेस है, मेरे बिजनेस का जो स्केल है उसमें कितना क्या पैसा लगने वाला है, ठीक है। प्रमोटर मस्ट प्रिपेयर दीज टू, अरे नहीं एक नीचे आ गया, सॉरी। तो दे डिसाइड द स्केल ऑफ द ऑपरेशन, कितना बड़ा बिजनेस होने वाला है मेरा, एंड अकॉर्डिंगली प्रिपेयर अ फाइनेंशियल प्लान। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि भाई मेरा जो भी बिजनेस होगा उसका स्केल डिसाइड करूंगा, स्केल डिसाइड करने के बाद उस हिसाब से उसका फाइनेंशियल प्लान बनाऊंगा। अब ये फाइनेंशियल प्लान क्या बोला है भाई, बिजनेस करने के लिए पैसा लगेगा, तो ये पैसा मैं कैसे इकट्ठा करने वाला हूं, इस चीज को हम कहते हैं फाइनेंशियल प्लान, ठीक है। इट हेल्प्स टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल नीडेड फॉर द बिजनेस टू रन। भाई फाइनेंशियल प्लान बनाया है तो कुछ तो फायदा देगा ना यार, कुछ तो सोच के बनाया होगा ना यार, कि पैसा यहां से उठाऊंगा, यहां से आ ही जाएगा, इतना पैसा आ गया है, अब बिजनेस चालू कर देता हूं, है कि नहीं। हमारी थर्ड थिंग क्या है, थर्ड थिंग, वाह 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 वाह, क्या बात है। प्रिपेयर ड्राफ्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। माय लव, दिस वर्ड इज नॉट लीविंग अस, हाँ छोड़ ही नहीं रहा यार ये एमओए, बाप रे। चलो देखें, प्रमोटर मस्ट प्रिपेयर दीज टू इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। देख चुके हैं कि भैया ये डॉक्यूमेंट्स तो आपको बनाना ही पड़ेगा। These are the fundamental documents of the company. जब तक ये नहीं बनाओगे, आरओसी को दोगे नहीं, आरओसी किस बेस में आपकी कंपनी खड़ा करेगी, आप किस बेस में आपको कंपनी शुरू करने की इजाजत देगी, तो ये बनाना जरूरी है, मैंडेटरी है ब्रो। देन सबमिट इट टू आरओसी विद द एप्लीकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स बना लिए, ड्राफ्ट कर लिए, सब कुछ लिख दिया, सारा कंटेंट भर दिया इसमें। अब क्या किया, अब आरओसी के हाथ में जाके भाई साहब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और ये हमारी एप्लीकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दिस इज हाउ इट गोज। इसके बाद अरे रे 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 ये क्या हो रहा है, एंटर इनटू प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। देख चुके हैं, थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगे प्रमोटर्स on the behalf of company which is going to be incorporated. The promoters enter into a contract with the third party. This contract is performed to bear the cost of preliminary expenses. हाँ वही प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आता है मेरे को, ऐसे मत देखो। हाँ तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के पहले जो भी खर्चे लगने वाले हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के पहले जितना भी खर्चा आया, मेमोरेंडम ड्राफ्ट करने में आया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ड्राफ्ट करने में आया, उसके बाद जो ऑफिस प्रेमाइसेस वगैरह हमको बनाने में आया, तो ये सब क्या है, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं और इनको कौन कवर करता है, प्रमोटर्स थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आके कवर करता है। फिर बाद में हमने देखा कि कंपनी उनको रिएम्बर्स कर देती है अमाउंट। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, अपने फर्स्ट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करती है कंपनी, मैनेजमेंट संभालना होता है। जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी वैसे ही मैनेजमेंट का काम शुरू हो जाता है।
और मैनेजमेंट में फर्स्ट डायरेक्टर ऐसे जनरली कौन बनते हैं? प्रमोटर जी बन जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा पांचवा चीज जो हम देखने वाले थे, जो कि हमारी सेकेंड स्टेप है काई की, फॉर्मेशन की, कि भैया इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी क्या है? डिपेंडिंग अपॉन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, स्केल ऑफ ऑपरेशन, या फिर अमाउंट ऑफ कैपिटल, प्रमोटर डिसाइड्स वेदर टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। अब पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में बिल्कुल नहीं लड़ने वाला हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी तुम लोगों को बहुत डिटेल में बता चुका हूं ये चीज क्या है। ठीक है, तो भैया ऑन द स्केल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, ऑन द स्केल ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, और ऑन द बेसिस ऑफ, बोलो, अमाउंट ऑफ कैपिटल, प्रमोटर्स डिसाइड करते हैं कि भाई पब्लिक कंपनी खड़ी करना है या प्राइवेट कंपनी खड़ी करना है। ठीक है, आ जाओ, क्या है ये? फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। क्या क्या फॉलोइंग स्टेप्स हैं? अब देखते हैं एक एक करके। भैया डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लो। क्या है ये? पहली बार सुन रहा है, मैं भी पहली बार सुन रहा हूं, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को सुन के। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, DSC, ये क्या होता है ना? इट इज अ सिग्नेचर ऑफ अ पर्सन इन इलेक्ट्रिक फॉर्म। अब इलेक्ट्रिक फॉर्म में हमको सिग्नेचर लग क्यों रहा है? इलेक्ट्रिक डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए, ऑब्वियसली। व्हाट इज दिस सर? कॉमन सेंस। भाई डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या होता है ना? ये ऐसा एक सिग्नेचर है जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स में हमको अटेस्ट करना होता है। तो हमको जो भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हम फाइल करते हैं उनमें हम सिग्नेचर कैसे करते हैं? अब कंप्यूटर की स्क्रीन में घुस के तो सिग्नेचर नहीं करोगे ना, तो हमको ये एक डिजिटल सिग्नेचर ऑब्टेन करना होता है कि भाई हमने एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑब्टेन कर लिया है, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें हम इसके थ्रू साइन करेंगे। सी, a signature of a person in electronic form used to sign e-documents, used to sign e-documents. अब it is needed for every promoter or director who are authorized to sign the documents of e-filing. अब ये e-filing क्या होती है? आरओसी को हमने मेमोरेंडम भेजा, आरओसी को हमने आर्टिकल्स भेजे, आरओसी को हमने इनकॉर्पोरेशन की एप्लीकेशन भेजी, ये सारी एप्लीकेशंस हमने भेजी ऑनलाइन फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो अब ये सारी जो हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं विच हैज टू बी रजिस्टर्ड, विच हैज टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, तो ये साइन होना भी तो जरूरी है ना। जो भी ऑथोराइज्ड हैं, कौन है साइन करने के? डायरेक्टर्स ऑथोराइज्ड हैं या फिर प्रमोटर्स ऑथोराइज्ड हैं। जो भी पर्सन इन डॉक्यूमेंट्स को साइन करने के लिए ऑथोराइज्ड है, ही विल हैव टू हैव दिस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भैया रजिस्टर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ डायरेक्टर्स विथ MCA। अब ये MCA क्या है? व्हाट इज दिस MCA? MCA इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आई एम श्योर आपको पता था, हाथ उड़ाने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं पूछा है मैंने तुम लोगों से। सो MCA इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये क्या करती है? इट एडमिनिस्ट्रेट्स द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो भैया DSC ऑब्टेन कर लिया डायरेक्टर ने या प्रमोटर ने, उनको क्या करना पड़ेगा? इनको ये DSC रजिस्टर करवाना पड़ेगा MCA से। अब वो रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? MCA की वेबसाइट में जाके प्रमोटर्स को या डायरेक्टर्स को अपना ये जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है इसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। ठीक है, MCA मेंटेन्स द डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग देयर DIN। व्हाट इज DIN? DIN इज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, आ रहा है अभी नीचे आ रहा है, पर्सनल डिटेल्स एक्सेट्रा। अब MCA क्या करता है? ये सारी जो डिटेल्स होती है ना डायरेक्टर की,
दिन होता है, उसकी जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं, ये सारी डिटेल्स को वो मेंटेन करके रखते हैं। अब भाई ऑब्टेन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर आया ना ऊपर से नीचे, डिन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर? मान लो कोई बंदा अगर डायरेक्टर बनना चाहता है तो he'll have to have this digital identification number. It is an identity of a director that it is, or he can or he will become a director whenever he wants. It's like a license to being or to be a director. ठीक है? प्रपोज्ड फर्स्ट डायरेक्टर, जो भी फर्स्ट डायरेक्टर बनने वाला होगा, इफ ही डज नॉट हैव डिन, ही विल हैव टू ऑब्टेन डिन, अप्लाई करना पड़ेगा उसको डिन के लिए, फिर उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब ये देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये टेक्निकलिटीज में आ गए अपन, है ना। अभी टेक्निकलिटीज ज्यादा बड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, टेक्निकलिटीज के नाम पे ना सिर्फ ये एक फॉर्म याद रखना है तुमको। जो प्रपोज डायरेक्टर्स होता है, जिसके पास डिन नहीं होता, उसको क्या करना होता है ना, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे डिन ऑब्टेन करना पड़ता है, ही विल हैव टू अप्लाई फॉर डिन। और जब वो अप्लाई करता है डिन के लिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए जब भी वो अप्लाई करता है, तो वो कैसे करता है? वो थ्रू फॉर्म स्पाइस 32 के थ्रू करता है। यानी वो ये फॉर्म स्पाइस 32 फिल करेगा और अपना डिन ऑब्टेन करेगा। बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है, इतनी ही टेक्निकलिटी है। क्या है भैया? मेरे पास डिन नहीं था, लेकिन मेरे को कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर बनना है। अब मैंने डिन के लिए अप्लाई किया, और अप्लाई कैसे किया? थ्रू फॉर्म स्पाइस 32। ठीक है। उसके बाद पर्सन हु इज टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर मस्ट हैव डिन। डन। आगे बढ़े, है ना। कोई डाउट्स तो नहीं आ रहे हैं तुम्हें? राखी, आ रहा है ना समझ में? इंटरेस्टिंग लग रहा है? ऑल गुड एवरीवन? बढ़े आगे। कहीं पे भी अगर ऐसा लगे कि अब सर अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा, तो एक बार मेरे को बता देना। विल हैव सम रिफ्रेशमेंट्स एंड देन वील स्टार्ट अगेन। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। इंटरेस्टिंग लग रहा है? तुम्हारा भाई बैठा है यहाँ पे, टेंशन नहीं है यार। चलो आ जाओ। अप्लाई फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम। अब भाई कंपनी है, कंपनी स्टार्ट हो रही है, तो कंपनी का नाम तो होना चाहिए ना, आइडेंटिटी तो होना चाहिए ना। कैसे पता चलेगा कि कोई कंपनी बनने वाली है? कंपनी बुलाएंगे क्या उसको? नाम तो होना चाहिए ना उसका। तो यहां पे क्या होता है कि सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, इसको क्या कहते हैं? CRC, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। अब ये क्या है? इट इज एन अथॉरिटी हु अप्रूव्स द नेम ऑफ द कंपनी प्रपोज्ड बाय प्रमोटर। CRC इज एन अथॉरिटी जो नाम अप्रूव करती है कंपनी का। अब क्या होता है ना, जनरली प्रमोटर्स अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ऑर्डर में 3 नाम देते हैं। पहला नाम अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, दूसरा नाम, तीसरा नाम। यानी अगर ये नाम अवेलेबल नहीं है तो भाई ये दे दो, ये नहीं है तो ये दे दो। इस हिसाब से ऑर्डर में अपने प्रेफरेंस के हिसाब से प्रमोटर 3 नाम देते हैं। और अपना जो CRC है, यानी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर जो है, ये उन नाम को अप्रूव करती है, पहले देखती है, वेरीफाई करती है किसी और ने तो ये नाम नहीं रखा है, और अगर ये नाम किसी और ने नहीं रखा है तो वो आपको वो नाम अलॉट कर देती है। भाई प्रमोटर नीड्स टू फाइल फॉर्म रन। देखो ये सारे फॉर्म्स हैं, ये आपको याद रखना है। फॉर्म्स तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इफ यू वांट टू मेक योर आंसर लुक्स इफेक्टिव, आप चाहते हो कि भैया आपका जो पेपर चेक करने वाला है वो आपका आंसर देख के खुश हो जाए और आधा आंसर पढ़ के आपको पूरे मार्क्स दे दे,
तो यार फॉर्म नंबर्स और फॉर्म्स जो भी हम पढ़ने वाले हैं, इनको तुम लोग भी कर रहे हो ना अपने साइड में, फॉर्म के लिए बनाया हो ना एक सेक्शन, फॉर्म के लिए या जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, हम लोग एसपी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी पढ़ते हैं, तो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसके लिए एक अलग सेक्शन बना के रखो। तो बार बार तुम लोगों को ये जो नोट्स है ना, जो तुम लोग नोट्स रनिंग नोट्स बना रहे हो, इनमें बार बार बीच बीच में देखना नहीं पड़ेगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। उसके लिए एक अलग सेक्शन बनाया हुआ है हमने, उसके लिए अलग सेक्शन बनाओ और उस सेक्शन को इंपॉर्टेंट या फिर ऐसा इंपॉर्टेंट टर्म्स के नाम से उसको रख दो, और उसमें ये सब चीजें जो आती हैं, अब जैसे हमने ये पढ़ा कि भाई सीआरसी क्या है, फिर हमने ये स्पाइस 32 देखा, फिर हमने डिन देखा, फिर हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं, एमसीए क्या होता है, ये सारी चीजें क्या करो, ये सारी चीजें एक साइड लिख दिया करो। इससे होगा ये कि बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। यहां पे गए, हाँ भाई एसआरसी क्या, सीआरसी क्या होता है, हाँ भाई ये डिन क्या होता है, हाँ भाई ये फॉर्म स्पाइस 32 क्यों यूज होता है, हाँ भाई ये रन क्या होता है, हाँ भाई। तो अपनी अप्रोच चेंज करो थोड़ी सी। अब तुम लोग बड़े हो रहे हो, तुम 11th में आ चुके हो, 11th में आ चुके हो, 12th में जाओगे, फिर उसके बाद प्रोफेशनल कोर्सेज अडॉप्ट करोगे, सीए करोगे, सीएस करोगे, सीएमए करोगे। तो ये सारी हैबिट्स जो है ना, अभी से बना के चलोगे ना, तो आगे दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो अब देखो, ये प्रमोटर नीड्स टू फाइल द फॉर्म रन। रन क्या है, रिजर्व यूनिक नेम। अब जब वो नाम सिलेक्ट हो जाता है तो क्या करता है प्रमोटर, अपना फॉर्म देता है, रन कहते हैं जिसको, रिजर्व यूनिक नेम, अपना नाम रिजर्व करता है। उसके बाद एक प्रिस्क्राइब्ड फीस जो होती है वो देता है, कहां पे, एमसीए के पोर्टल में। और ये फीस देने के बाद, ये नाम रिजर्व करने के बाद, कब तक रिजर्व रहता है उसका ये नाम, उसका नाम रिजर्व रहता है 30 डेज तक। उसने नाम रिजर्व कर लिया है, अब ये नाम को वो जल्दी से, जितना जल्दी अपने कस्टडी में ले लेगा उतना अच्छा। अगर 30 दिन तक अगर वो नहीं लेता है तो वो नाम फिर कोई और ले सकता है। ठीक है, प्रमोटर गिव्स 3 नेम इन, ये देखो, इन ऑर्डर टू ऑफ देयर प्रेफरेंस। सीआरसी विल अप्रूव द सुटेबल नेम एंड रिजर्व इट फॉर 20 डेज, सॉरी 30 डेज नहीं, 20 डेज। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि भाई अपना फाइनलाइज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसको फाइनलाइज करना है। कैसे फाइनलाइज करेंगे? These 2 most important documents needs to be submitted along with the application of incorporation. Memorandum, association, application. Memorandum, association, application. देख लिया हमने। Promoter take help from किससे? जो प्रोफेशनल्स होते हैं। अब प्रमोटर क्या है? प्रमोटर बिजनेसमैन आदमी। जरूरी थोड़ी है कि उसको हर सेक्टर का, हर प्रोफेशन का नॉलेज हो, है ना। उसको भाई लीगल एडवाइस भी लगेगी, उसको फाइनेंशियल एडवाइस भी लगेगी, उसको दूसरी चीजें जो दूसरी जरूरतें हैं उसके बारे में भी एडवाइस लगेगी। तो ये सारी एडवाइस कौन देगा उसको? जरूरी थोड़ी है कि वो सारी एडवाइसेस वो अपने दिमाग में, मतलब उसको सारी चीजों के बारे में पता हो, सारा नॉलेज हो। नहीं, ऑब्वियसली उसको प्रोफेशनल्स की जरूरत लगेगी। भाई सीए कंपनी इनकॉर्पोरेट करने वाला है तो सीएस की जरूरत पड़ेगी कि भाई सारे लीगल कंप्लायंसेस देख ले, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज देख ले यार मेरे लॉज वगैरह सब मैं सही से कंप्लाई कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद उसको सीए की जरूरत लगेगी कि भाई मेरे अकाउंट्स ऑडिट कर दे, देख ले, मेरे टैक्सेस बचा ले। तो ये सारे प्रोफेशनल्स, अब उसके कंपनी को किसी ने सू कर दिया, कंपनी पे किसी ने केस कर दिया, तो उसको क्या लगेगा? उसको लीगल एडवाइस लगेगी। तो जरूरी है कि ये सारी जो क्वालिटीज हैं एक प्रमोटर में हो भी सकती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ना हो ही। अगर नहीं है तो फिर वो क्या करेगा? ही विल सीक एडवाइस फ्रॉम प्रोफेशनल्स, जैसे सीए, सीएस, सीएमए, भाई लीगल एक्सपर्ट हैं। ये सारी चीजें वो क्या करेगा? इन लोगों से सजेशन सीख करेगा। लेकिन before incorporating the company, he'll also seek suggestion from all these professionals
टू फाइनलाइज एंड ड्राफ्ट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वो सारी जो चीजें मैंने बताई वो इनकॉर्पोरेशन के टाइम की या इनकॉर्पोरेशन के बाद की। इनकॉर्पोरेशन के पहले जब वो प्रोफेशनल से अपनी सजेशन सीख करेगा तो वो किस रिगार्डिंग करेगा? रिगार्डिंग द ड्राफ्ट ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, है ना। इसके बाद देखते हैं भाई, स्टैंपिंग करवानी पड़ेगी, स्टैंपिंग एंड डेटिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, स्टैंपिंग क्या है? इट मस्ट बी साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर्स विद देयर नेम, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा। अब ये सब्सक्राइबर नया वर्ड ला दिया यार, क्या है ये सब्सक्राइबर? कुछ नहीं है, प्रमोटर्स को ही सब्सक्राइबर कहते हैं, या फिर जो इस कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करने वाले हैं, जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, जो कंपनी में पैसा डाल रहे हैं, जिनके कंपनी के नाम पे कंपनी में जिनके नाम के शेयर्स हैं, उनको ही सब्सक्राइबर्स बोलते हैं। बेसिकली मोटा मोटा ये ध्यान रखो कि प्रमोटर्स ही सब्सक्राइबर्स होते हैं, ठीक है। उनके नाम होना जरूरी है, क्योंकि ये क्यों जरूरी है कि जब भी हम मेमोरेंडम और आर्टिकल बनाते हैं ना, तो उसमें प्रमोटर्स के और सब्सक्राइबर्स के नाम होना जरूरी है कि भाई कौन कितने कितने शेयर्स, कितनी शेयर होल्डिंग होल्ड करने रखने वाला है अपने पास, किसके पास कितना पावर होगा, किसके क्या वो होंगी, अपना डेजिग्नेशंस क्या क्या होंगी किसकी, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना हमको अपने मेमोरेंडम में लिखना जरूरी है। इसीलिए यहां पे ये कह रहा है कि भाई इट मस्ट बी साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर्स विद देयर नेम, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस, ऑक्यूपेशन। ये सारी चीजें हमारे मेमोरेंडम में होना चाहिए। इट शुड बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन विटनेस। अभी किसकी बात कर रहा है? ये स्टैंपिंग की बात कर रहा है। वहां पे एक विटनेस होना जरूरी है जब भी ये चीजें स्टैंप हो। आफ्टर साइनिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इट नीड्स टू बी स्टैम्प्ड एज पर इंडियन स्टैम्प एक्ट। आपको पता है जब ये सारी चीजें हो रही होंगी, ये साइन कर रहा होगा मेमोरेंडम में सब्सक्राइबर, वहां पे एक बंदे की प्रेजेंस जरूरी होगी एज अ विटनेस। इस विटनेस का भी नाम, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस, ऑक्यूपेशन सब लिखा जाएगा। यानी आप विटनेसिंग तो कर रहे हो, आप विटनेस दे रहे हो अपना कि हाँ मैंने देखा है, इन लोगों ने साइन किया है, लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? तो आपके भी जो बेसिक डिटेल्स हैं, एड्रेस है, ऑक्यूपेशन है, नाम है, ये सब आपको भी सबमिट करना होगा। अब जब ये सब हो जाएगा, साइन वगैरह हो जाएगा मेमोरेंडम में, इट नीड्स टू बी स्टैम्प्ड अंडर इंडियन स्टैम्प एक्ट 1989। ये ईयर नहीं भी याद रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिख के आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस गलत लिख के मत आना, क्योंकि गलत जहां लिख के आओगे वहां पे मार्क्स जाना ही है, ठीक है। सिर्फ इंडियन स्टैम्प एक्ट भी लिख के आए ना तो भी चलेगा, लेकिन जहां तुमने इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 को 1880 या 1890 कर दिए या व्हाटसोएवर, अगर कुछ भी चेंज किए तो तुम्हारे मार्क्स पक्के गए, समझ लो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? स्टैम्प ड्यूटी नीड्स टू बी पेड डिपेंडिंग अपॉन द ऑथराइज्ड कैपिटल। अब मेरे को ये बताओ कि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है, बताओ। मैं मुक्का मारूंगा एक एक के पेट में, बहुत डिटेल में डिस्कशन किया ऑथराइज्ड कैपिटल का, जल्दी बताओ। देखो ऑथराइज्ड कैपिटल इज द कैपिटल जो प्रमोटर अपनी कंपनी बना रहा है। तो एक कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल कितनी हो सकती है, यानी कि कितने मैक्सिमम अमाउंट के वो शेयर्स मार्केट में इशू कर सकती है, उसको हम कहते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। यानी इस कंपनी को भाई एक्स
YZ लिमिटेड है ये, इसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है, मान लो 10 लाख है, ठीक है। यानी अब ये कंपनी जो है ये 10 लाख के शेयर्स इशू कर सकती है, क्योंकि ये इसके मेमोरेंडम में इसको अथॉरिटी है। वहीं अगर इसने अपने 10 लाख के शेयर्स की जगह 10 लाख 50, ये 11 लाख कर लो, चलो अगर 11 लाख के शेयर्स बेचे, एग्जाम्पल है हाँ, ये ऐसा कोई पर्टिकुलर अमाउंट नहीं बता रहा हूं मैं, ये एग्जाम्पल है, यानी 10 लाख से एक शेयर भी ऊपर बेचा तो ये इशू हो जाएगा, ये इशू क्या है, वॉइड कहलाएगा। इसको हम लोग अल्ट्रा वायर्स भी एक्टिविटी भी कहते हैं। अब अल्ट्रा वायर्स क्या होता है इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन ये हमारी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है, यानी कि कंपनी मैक्सिमम इतने अमाउंट के शेयर्स इशू कर सकती है, ठीक है। इसके हिसाब से कंपनी की जो भी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है उसके हिसाब से आपकी कंपनी के ऊपर स्टैंप ड्यूटी लगती है ना। अब क्या है, प्रिपेयरिंग अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स नीडेड फॉर इनकॉर्पोरेशन। क्या लगना है, कंसेंट लगना है। भाई मैं हूं डायरेक्टर, अभी बना नहीं हूं, बनने वाला हूं, तो मेरे से पूछोगे ना यार कि भाई आप डायरेक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे हमारी कंपनी के, आप तैयार है ना एज अ डायरेक्टर हमारी कंपनी में काम करने के लिए। मेरा कंसेंट लेना जरूरी है कि नहीं है, या मेरे को घर से उठाया, मैं बढ़िया नहा रहा था, नहाते नहाते टॉवेल लपेट के मैं बाहर आए मेरे को उठा के लेके चले गए और मेरे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ बिठा दिया कि आप हमारे डायरेक्टर हो। ऐसा होता है क्या? कंसेंट होना जरूरी है कि नहीं है? आपको मेरा कंसेंट लेना पड़ेगा। इफ यू वांट मी टू एक्ट एज अ डायरेक्टर ऑफ योर कंपनी, यू विल हैव टू ऑब्टेन माय कंसेंट फर्स्ट। तो क्या है, अ लिस्ट हैज टू बी प्रिपेयर्ड ऑफ पर्संस हु अग्रीड टू एक्ट एज अ डायरेक्टर अलोंग विद द पर्सनल डिटेल्स, DIN, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इंटरेस्ट इन अदर फर्म्स और कंपनी। ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि मैं किसी एक ही कंपनी में डायरेक्टर हूं, मैं दूसरी कंपनीज में भी तो डायरेक्टर हो सकता हूं ना। तो मेरे को ये सारी डिटेल्स भी डिस्क्लोज करनी होगी कि मैं कितनी कंपनीज में और किन किन कंपनीज में डायरेक्टर हूं। भैया रिटन कंसेंट लेना जरूरी है मेरे को रिटन कंसेंट देना पड़ेगा एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में, जो भी कंपनीज एक्ट में बनाया गया है कि भाई इस फॉर्म में आपको आपका कंसेंट देना है, ठीक है। फिर क्या है, डिटेल्स ऑफ मैनेजर एंड सेक्रेटरी एक्सेट्रा, पर्सन हुज नेम इज इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अलोंग विद देयर डेजिग्नेशन। जैसे मैंने बताया ना आपको कि भाई मैंने सोच लिया है कि जो हमारे श्री कृष्णा सर हैं वो मेरी कंपनी में मैनेजर बनेंगे, लेकिन अभी तो कंपनी खड़ी नहीं हुई है, कंपनी बनने तो दो। नहीं 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 नहीं, नहीं मैंने तो सोच लिया श्री कृष्णा सर बनेंगे मतलब बनेंगे। ठीक है चलो कर लो, तुमको ऐसा करना है ना, कर लो, चलो लिखवा लो। भाई मैंने अपने आर्टिकल्स में लिख दिया कि श्री कृष्णा जमखंडीकर इज गोइंग टू बी माय मैनेजर या CEO या कोई भी डेजिग्नेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें लिखना होता है, और जब हम लिख देते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के पहले हम हमारे आर्टिकल में लिख देते हैं। तो अगर हमने लिखा है तो हमको उस बंदे की जिसका नाम लिखा गया है उसकी भी हमको डिटेल्स सबमिट करनी होगी। डिटेल्स ऑफ सच पर्सन इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड एज वेल, है ना। डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स। अब डिक्लेरेशन क्या है, क्या डिक्लेरेशन देना है, क्या अपने आप से होकर सामने से बताना है कि भैया ये खामी है, ये बात है, या ये अच्छाइयाँ मेरे में, डिक्लेयर करना है खुद को, है ना। Such operation is made to ensure that the subscriber to the memorandum and first directors are not convicted of any offense in connection of promotion, formation, management of the company। यानी आपने कोई ऐसी
एक्टिविटी नहीं की है जिसके लिए आपको कन्विक्ट किया गया है प्रमोशन के चलते, या फिर मैनेजमेंट में रहते हुए, है ना, या फिर आपने फॉर्मेट आप जब कंपनी फॉर्म कर रहे थे तब आपने कोई ऐसी एक्टिविटी करी है जिसकी वजह से आपको कन्विक्ट साबित किया गया है कि भाई आप कन्विक्ट हैं इस क्राइम के, तो अगर आप ऐसा कुछ हैं तो आपको ये चीज डिस्क्लोज करनी होगी। हैज नॉट बिन फाउंड गिल्टी फॉर एनी फ्रॉड, डिसऑनेस्टी और ब्रीच ऑफ एनी ड्यूटी ड्यूरिंग द प्रीसीडेंट 5 years, यानी कि आज से जब भी आपका जो एमओए एओए बन रहा है या फिर जब भी आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, जब आप ये डिस्क्लोजर दे रहे हैं तो आज से 5 साल तक, पुराने 5 साल, इन पिछले 5 सालों में आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है, आपने कोई गिल्टी, आपको ऐसा गिल्टी नहीं बताया गया है। किस चीज के लिए भाई? फ्रॉड के लिए, डिसऑनेस्टी के लिए, या फिर कोई ऐसी ड्यूटी परफॉर्म की जिसका आपने कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया जिसकी वजह से आपकी कंपनी को इंपैक्ट पड़ा, या फिर आपको उस चीज के लिए गिल्टी साबित किया गया, या फिर उसकी वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ इन प्रीसीडिंग 5 years, यानी पिछले 5 सालों में अगर आपने ऐसी कोई भी एक्टिविटी की है तो यू विल हैव टू डिस्क्लोज इट। They also will have to ensure that all the documents filed are correct and true. जो भी डॉक्यूमेंट्स वो फाइल कर रहे हैं उनको ये देखना पड़ेगा कि भाई वो करेक्ट हैं, एकदम सही हैं और ट्रू हैं। इसके बाद क्या है अपना एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन एंड नोटिस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। अब ये रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है? रजिस्टर्ड ऑफिस यानी मेरा मेन ऑफिस जो मेरी कंपनी का होने वाला है वो कहां होगा। अब इफ इन द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन द प्रमोटर्स हैव नॉट गिवन द एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, दे विल हैव टू गिव सम एड्रेस टू कम्युनिकेट। अब मान लीजिए मैंने रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं दिया है कंपनी का, मेरा प्रेमाइस अभी बचा हुआ है, बनने वाला है। अगर मैंने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस नहीं दिया है एज अ प्रमोटर, तो मेरे को एक एड्रेस तो देना पड़ेगा। जब भी मैं ये सारे फॉर्म्स वगैरह दे रहा हूं आरओसी को, जब भी मैं ये सारे फॉर्म सबमिट कर रहा हूं, मेरे को एक एड्रेस देना पड़ेगा सो दैट आरओसी कैन कम्युनिकेट मी, अदर अथॉरिटीज कैन कम्युनिकेट मी। कहां ढूंढती रहेंगे मेरे को, कहां मिलूंगा मैं उनको, है ना? तो मुझे कोई एड्रेस तो डालना पड़ेगा उनको, सम एड्रेस। प्रमोटर्स हैव 30 days टू प्रोवाइड द एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। भाई ठीक है, अब मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, अब मेरे पास इस दिन से, जिस दिन मेरे को सर्टिफिकेट मिल गया, इस दिन से मेरे पास 30 दिन है मेरे को आरओसी को अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस देना है। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारा, हम क्या ऑब्टेन करेंगे? स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन फॉर्म। ये क्या होता है कि भाई कोई एडवोकेट है, कोई प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है, कोई कॉस्ट अकाउंटेंट है या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दे आर एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ बिजनेस, है ना? तो इन लोगों से अपन लोग क्या करेंगे? सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लाई करवाएंगे। इन लोगों से हम लोग चेक करवाएंगे कि भाई हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब सही हैं या नहीं है। इन लोगों से हम ऑडिट करवाएंगे, ऑडिट यानी टू चेक, और इन लोगों से हम थप्पा लेंगे कि हाँ भाई हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एकदम सही हैं, सही तरीके से कंप्लाई हुए हैं, सही प्रोसीजर फॉलो किए, सही तरीके से एमओए ड्राफ्ट हुआ है, सही तरीके से एओए ड्राफ्ट हुआ है। ठीक है, डायरेक्टर्स, मैनेजर, सेक्रेटरी नेम इन एओए regarding all the required documents are complied properly। भैया ये सारी जो चीज़ें हैं, डायरेक्टर्स, मैनेजर, सेक्रेटरी, जो भी नाम है इन लोगों के, ये सारे हमने सही से
कंप्लाई किया है या नहीं, ये सारी चीजें कौन चेक करता है? ये सारे जो हमने प्रोफेशनल्स लिखे। अब हम देखते हैं कि भाई फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। आफ्टर ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर, it needs to be submitted to ROC by promoter along with prescribed fees for incorporation। सारी चीजें जो ड्राफ्ट किए हैं उसका अल्टीमेट गोल क्या है कि ROC को देना है कि नहीं? ROC को दे दिया। अब ROC क्या करेगी? ROC इन सारे डॉक्यूमेंट्स को, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने ROC को सबमिट किए, अब ROC करेगी इन सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई। ठीक है, इसके बाद क्या है ये देखो, हमने स्पाइस पढ़ा था। क्यों पढ़ा था स्पाइस? याद करो, स्पाइस 32 पढ़ा था हमने ऊपर। कब चाहिए होता है? कौन फिल करता है? पर्सन हु वांट्स डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, हु वांट्स डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर is filing form SPICE 32, है ना? अब SPICE क्या होता है? Simplified Proforma for Incorporating Companies Electronically। Proforma मतलब फॉर्मेट, कि भाई एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट है कंपनी को इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म करने के लिए, है ना? हमने भी देखा था ना कि स्पाइस में हमको स्पाइस क्यों लगता है? जब भी हम इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाले होंगे, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली हम, जैसे फॉर्म हमने भरा तो हमने फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली ही भरा ना, फॉर्म स्पाइस 32 इलेक्ट्रॉनिकली ही भरा टू गेट द डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। वैसे ही स्पाइस इज अ, ये देखो, इज अ फॉर्म introduced by Companies Act 2013 with effect from, इसको देख लो गवारो, चौका मत करो कुछ भी नया वर्ड देख के, with effect from 2/10/2016, यानी 2 अक्टूबर 2016। अंडर दिस only one form is required to be submitted, that is form INC 32। अब ये फॉर्म याद रखना, it is the only form which is required at the time of incorporation। एक ही फॉर्म रिक्वायर्ड है जो है INC 32, फॉर्म INC 32। SPICE is to be filed for applying for रिजर्वेशन ऑफ नेम। भाई रिजर्वेशन चाहिए नाम का तो भी स्पाइस करना पड़ेगा। भाई इनकॉर्पोरेशन करना है किसी नई कंपनी का तो भी स्पाइस में फाइल करना पड़ेगा। भाई आपको डिन चाहिए, ऊपर देखा था हमने, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए तो भी स्पाइस करना पड़ेगा। इनके सारे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, लेकिन हमको जाना किसके थ्रू पड़ता है? स्पाइस के थ्रू। अभी देखा था ना ऊपर, स्पाइस 32 फॉर्म करते हैं किसके लिए? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए। उसके बाद अब क्या है, हमको पैन देखना है। अगर कोई पैन चाहिए हमको तो भी स्पाइस के थ्रू हम पैन ले सकते हैं। टैन चाहिए तो भी हम ले सकते हैं। अब ये पैन और टैन क्या है? फॉर द न्यू कंपनी पैन क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर गिवन बाय टैक्स डिपार्टमेंट एज द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन हु पेज टैक्स। ठीक है, अब टैन क्या है? टैन इज द टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर इश्यूड बाय टैक्स डिपार्टमेंट टू ऑल द पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग और कलेक्टिंग टैक्स। जो भी लोग, जो भी कंपनी टीडीएस काटती है, बेसिकली जो भी कंपनी टीडीएस काटती है या टीडीएस देती है, तो उसको ये वाला जो डॉक्यूमेंट है टैन, ये रखना जरूरी होता है। तुम्हारे काम का नहीं है बहुत ज्यादा, आगे जब टैक्स पढ़ोगे अपने प्रोफेशनल कोर्सेज में तब ये चीज बहुत डिटेल में आएगी तुमको कि टैन क्या होता है।
ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही समझो कि जो भी कंपनी टीडीएस वगैरह काटती है उसको उसके पास 10 होना जरूरी है। और ये देता कौन है? ये देता है टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, अब भाई अब ये सब तो हो गया, कंपनी तो बन गई, आरओसी ने वेरीफाई कर लिया। अब क्या करेगी आरओसी? आरओसी देगी हमको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। भाई आफ्टर वेरीफाइंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स आरओसी विल एंटर द नेम ऑफ द कंपनी इन रजिस्टर ऑफ द कंपनी। देखो ये दोनों चीजें डिफरेंट है, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी एंड रजिस्टर ऑफ द कंपनी, दे बोथ आर डिफरेंट। भाई रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी जो है ना, यही रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी आपकी कंपनी का नाम इस रजिस्टर ऑफ द कंपनी में लिखेगा। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, जब आपकी सारी चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी, जब आरओसी आपके दिए हुए डॉक्यूमेंट्स से संतुष्ट हो जाएगा, ठीक है, एंड सर्टिफाइज दैट द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी हैज come into an existence now, registrar issues certificate of incorporation। मुबारका भाई, मुबारका मुबारका, कंपनी बन गई, कंपनी बन गई, कंपनी बन गई। अब भाई सर्टिफिकेट तो आ गया, एक बार सर्टिफिकेट में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं ना, एक बार वो देख लेते हैं कि हमारे सर्टिफिकेट में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। कंपनी का नाम होता है भाई, डेट होती है किस दिन आपको ये सर्टिफिकेट इश्यू किया गया है, सिन, सो सिंफुल। अब ये सिन क्या होता है? देखो एक बार ना मैं जब तुम लोगों को अभी सर्टिफिकेट दिखाऊंगा तब मैं तुमको बताऊंगा कि सिन क्या होता है, ठीक है। पैन, पैन होता है, टैक्स, पैन एंड टेन है भाई, ये पैन एंड 10 of the company, signature of registrar with the date and his seal। रजिस्ट्रार ने रजिस्टर्स में नाम लिख दिया और साइन करके सर्टिफिकेट बना के हमें दे दिया, तैयार हो गई कंपनी हमारी। अब भाई इंपॉर्टेंस क्या है सर्टिफिकेट की? सर्टिफिकेट जो है ना कंपनी का जन्म पत्र है, जन्म पत्र इज बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अ कंपनी, क्योंकि इस दिन कंपनी एग्जिस्टेंस में आई है, और ऐसा कह लो कि इस दिन कंपनी पैदा हुई है, ठीक है। कंपनी बिकम्स सेपरेट लीगल पर्सन, यानी इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। भाई company becomes a body corporate which have perpetual succession। perpetual succession चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखा था, क्या बोला है? कंपनी कैन sue or be sued upon others in its own name, यानी कंपनी को अब किसी का सहारा नहीं लगेगा, कंपनी को किसी का सहारा नहीं चाहिए। डूबते को तिनके का सहारा कहते हैं ना, डूबती नहीं है कंपनी, कंपनी को तिनके इनके का भी सहारा नहीं चाहिए। कंपनी कैन सू और कैन बी सूड इन द मैटर्स ऑन इट्स ओन नेम, ठीक है। तो यहां हम हमारे चैप्टर की समाप्ति करते हैं, लेकिन उसके पहले एक बार ये देख लो कि हमारा जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है वो दिखता कैसा है। तो ये है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेटिव अफेयर, जस्ट अ सेकेंड गाइस, थोड़ा सा हरा नीला तो करना बनता है इसको यार, है कि नहीं? देखो क्या है ये हमारा सर्टिफिकेट, अरे 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 अरे, तौबा तौबा, माफ करना थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूं। हाँ, ये रहा हमारा सर्टिफिकेट ऑफ
इनकॉर्पोरेशन कौन दे रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी कौन दे रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, है ना। अब इसमें ये सारे कंटेंट हैं। आई हेयर बाय क्लियरली इज कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड, डे आ गया भैया, जो भी ईयर है, कंपनीज एक्ट आ गया अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ये देखो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर सिन। अब ये सिन क्या होता है समझो। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर इशूड बाय आरओसी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बेसिकली ये हमारा जो सिन है ये कंपनी आरओसी देती है कंपनी को। क्यों देती है? इट इंडिकेट्स वेदर द कंपनी इज लिस्टेड और अनलिस्टेड। लिस्टेड म्हणजे कि किसी स्टॉक एक्सचेंज में, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में उसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड होने वाली हैं या फिर नहीं होने वाली हैं। इस हिसाब से उसको सिन मिलता है, ठीक है। इंडस्ट्री कोड, स्टेट ऑफ इट्स लोकेशन, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ओनरशिप टाइप एंड रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ऑल, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। ये 21 डिजिट्स का एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। जैसे हमारे पैन में होता है ना, हमारा पैन नंबर लिखा हुआ था, वैसे ही एक डॉक्यूमेंट होता है पैन की तरह, CIN सिन कहते हैं जिसको। उसमें 21 डिजिट्स के अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमको आरओसी देती है इन द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फिर इसके बाद परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन, ये सब लिखा हुआ होता है। टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट, टैन, ये सब चीज़ें हमारे सर्टिफिकेट में होती हैं, ठीक है। ये आ गया आपका, देखो हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ये सारी चीज़ें एकदम प्रैक्टिकल होती हैं। हाँ, डिजिटल सर्टिफिकेट आ गया। फिर उसके बाद ये देखो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के सिग्नेचर आ गए। फिर CRC पढ़ा था, CRC का साइन भी आ गए। अब ये डिस्क्लेमर एंड ऑल, ये एक बार आप रीड कर लेना, ठीक है। एक लाइन ये देख लो, एट द टाइम ऑफ इशूइंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द ROC also allots SIN to the company which is its unique identity number of 21 digits of alphanumeric code and it is to be quoted in every form and correspondence that the company use। यानी कि कंपनी की तरफ से जो भी लेटर्स जाएंगे या जो भी फॉर्म्स जाएंगे उनमें ये चीज मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। तो गाइज दिस वाज आवर थर्ड चैप्टर। आई होप आपकी सारी टेक्निकल इश्यूज जो थे आपने दिमाग में जबरदस्ती क्रिएट कर रखे थे वो सब क्लियर हो चुके हैं। एंड इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी, दिस इज माय नंबर, you guys already have it, it is for you। if you have any queries you can directly call me on this or ping me on WhatsApp, I'll solve all your queries। तुम्हारा प्यारा दोस्त और इस महफिल का होस्ट अल्तमश खान। चलो गाइस, टिल देन पीस आउट, लव यू ऑल। अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। बाय बाय।